दोस्तों, जो तरक्की करने का सपना देखते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। उनके साथ होती है उनकी मेहनत, उनका जुनून और उनका भरोसा। और जब कोई पूरा देश तरक्की करने की सोचता है तो उसके साथ होते हैं उसके जिम्मेदार नागरिक और उनके आइडियाज। लेकिन इन आइडियाज को मौका देने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी। इसी सोच के साथ शुरू हुआ भारत का अपना स्टार्टअप मंच, जहां हर आइडिया को मिलेगा मौका अपने सपनों की उड़ान भरने का। नमस्कार भारत, स्वागत है आपका आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के इस महाकुंभ में, जिसका नाम है आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो चलिए बुलाते हैं आइडियाबाज के इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। प्लीज वेलकम इनोवेटिव डिजाइन्स, लग्जरी और एडवेंचर्स के मास्टर, डेला लीडर्स क्लब के फाउंडिंग लीडर जिमी मिस्त्री, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा, इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पार की सीरियल इन्वेस्टर वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा। प्लीज वेलकम देश के पहले ऑर्गेनाइज्ड शू मैन्युफैक्चरर, लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोच के धनी, स्वच्छता के नायक, हमारे मास्टर मेंटोर प्रोफेसर प्रभुराज गोपाल का। वेलकम वेलकम, आइए सर। हमने सुना है कि आप बहुत सारे डीप टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टेड हैं। हाँ। उन्हें मेंटोरशिप भी करते हैं और आप खुद भी चलाते हैं, फाउंडिंग भी किया। उसके बारे में कुछ बताइए। तो प्लानिस टेक्नोलॉजीज अंडर वाटर रोबोट्स तैयार करता है। तो ये मेरा पहला स्टार्टअप था, 2015 में फाउंड हुआ था। अभी ऑपरेशंस कर रहा है मिडल ईस्ट में, नीदरलैंड्स में एंड सो ऑन। और ये कंपनी जो है डैम्स और ब्रिजेस को सेफ रखने में रोबोट्स के जरिए इंस्पेक्शन करने में काम करता है। ऑल्सो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो स्टोरेज टैंक्स हैं उनको भी सेफ रखने के लिए काम करता है। मैं हमारी ऑडियंस को और टाइटन्स को बता दूं कि टेक्नोलॉजी और साइंस में इन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला है। इट्स कंसिडर्ड टू बी द नोबेल ऑफ इंडिया। तो ये पद्मा अवार्ड्स की तरह है जो साइंस में दिया जाता है। तो भटनागर अवार्ड मुझे लास्ट ईयर मिला था, द कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन रिकग्निशन ऑफ माय वर्क सपोर्टिंग स्टार्टअप्स एंड सो। तो आज हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ रहें और हमारे स्टार्टअप्स को मेंटोर करें और हमारे जितने इन्वेस्टिंग टाइटन्स हैं उन्हें भी गाइड करें। श्योर, यस, प्लीज। थैंक यू। तो चलिए बुलाते हैं हमारे सबसे पहले आइडियाबाज को। कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन किसी भी जख्म को भरने में कितना वक्त लगता है? अब उसे कम करना हो तो क्या करें? ऐसे में मिले हमारे अगले आइडियाबाज से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के छोटे से कस्बे देवरिया में जन्मे विवेक मिश्रा। नमस्ते टाइटन्स। कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदलता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमने पिछले 100 सालों में नहीं बदली। शायद हमें लगा ही नहीं कि इसे बदलना चाहिए। आप जिन गाड़ियों से आज यहाँ आए हैं वो इस गाड़ी के मुकाबले काफ़ी मॉडर्न है। आज के ज़माने का फैशन भी उस ज़माने के मुकाबले काफ़ी आधुनिक और नया है। आज जो फ़ोन्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी इस फ़ोन के मुकाबले काफ़ी अलग है। लेकिन फिर भी ऐसी एक चीज है जो पिछले 100 सालों से बिल्कुल नहीं बदली। आज भी हम उसका इस्तेमाल बेझिझक कर रहे हैं। हॉस्पिटल से लेकर के घर के फर्स्ट एड किट तक वही पुरानी बैंडेज। बट 2025 में अगर आपका इसको बेहतर विकल्प मिले जो घाव को 50% जल्दी भर सके, तो क्या आप अपनी बैंडेज को अपग्रेड करना चाहेंगे? जरूर से, बिल्कुल। टाइटन्स, मैं हूं विवेक मिश्रा और इसी विकल्प को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एज फाइब्रोहील। फाइब्रोहील विश्व की पहली ऐसी बैंडेज और वुंड सॉल्यूशंस है जो सिल्क प्रोटीन से बनी हुई है। फाइब्रोहील में मौजूद सिल्क प्रोटीन्स और सिल्वर आम बैंडेज के मुकाबले घाव को 50% जल्दी भरते हैं। यानी जो घाव 18 से 20 दिनों में अमूमन भरता है वो 8 से 10 दिनों में भर जाता है। सिजेरियन सेक्शन, डायबिटिक फुट अल्सर, बेड सोर्स या किसी भी तरह के एब्रेशन से घाव हो, इन सब में फाइब्रोहील के बैंडेज और उनके डिफरेंट स्प्रे, जेल्स, सीट, मेश, फोम्स, पाउडर्स काफी इफेक्टिव है।
इसका रीजन है इसकी सेल प्रोलिफरेशन प्रॉपर्टी, मॉइस्चर होल्डिंग प्रॉपर्टी, जो कि घाव को जल्दी भरने में मदद करती है। ये घाव से चिपकती भी नहीं है और बड़ी आसानी से निकल जाती है, जिससे पेशेंट के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। इसका रॉ मटेरियल है, हम सीधा किसानों से खरीदते हैं, यानी किसानों की आमदनी कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर पोटेंशियल, वेयर हीलिंग टाइम इज रिड्यूस्ड, where the load on patients and the quality of life is improved and the income of farmers are improved. Titans, बड़े गर्व के साथ मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली जब पहलगाम अटैक्स हुए थे, देश मुश्किल की घड़ियों में था, उस वक्त नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे काफी डिफेंस हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भारी तादाद में फाइब्रोहिल का प्रोडक्ट्स खरीदा और अपना विश्वास एक स्टार्टअप पे जताया, जो IISc के कोलैबोरेशंस में कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किया था। और हमें बड़ी खुशी है और बड़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि एक हम देश के काम आ सके और हमारा इनोवेशन देश के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सका। मेरा सपना है कि भारत के इस इनोवेशन से हम भारत का ही नहीं पूरे विश्व का घाव भर सके। तो क्या मेरे इस सपने को साकार करने में क्या आप हमारा साथ देंगे? बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से, बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। आपको ओरिजिनली ये आइडिया कहाँ से आया? एज सच मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, फिर मैंने MBA भी किया था। ये आइडिया तब आया जब मैं टाटा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और एक जगह है धमतरी, रायपुर से 120 किलोमीटर दूर। मैं राइस सीड का बिजनेस लीड किया करता था। वहाँ पे हमने देखा कि एक फल था जिसपे चिड़िया चोंच मार रही थी। वहाँ के मेरे सेल्स कलीग ने बताया कि ये जो है ये इससे साड़ियाँ बनती है और महंगी साड़ियाँ आती हैं, सिल्क की साड़ियाँ। फिर जाने के बाद से जब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सर्च करना शुरू किए तो टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, IITs, मिशिगन, सब जगह सिल्क पे रिसर्च हुआ था, बट एक भी प्रोडक्ट दिखा नहीं। वहाँ से हमारी इच्छा इसके प्रति और ज़्यादा बढ़ने लगी और पैरेलली जो हमारे को फाउंडर हैं भरत टंडन सर, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों मिल के 2014 से इस पर रिसर्च शुरू किए और 2017 में हमने कंपनी फ्लोट की। इसके पीछे क्या IP है, क्या सर्टिफिकेशन है, तो क्या वैलिडेशन किया है आपने? तो सर हमारा ये ISO 13485 कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आता है, जो कि डिजाइन और क्वालिटी का प्रतीक है, उसके कंप्लायंट प्लांट है। इसकी ट्रायल्स हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में की थी और काफ़ी उम्दा रिजल्ट्स आए और उसी के दम पे आज हम लोग स्टैंड कर पाए हैं जहाँ भी हैं। हमारे पास अभी 7 पेटेंट्स हैं राइट फ्रॉम मटेरियल और एक पेटेंट हमने ग्लोबली भी किया है। चलिए विवेक, छोटी शुरुआत बड़ा आइडिया। ये सोर्स इस प्रोटीन की और बैंडेज की एक वर्म है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी। सिल्क वर्म जो होता है वो जब अपने DFL प्रोसेस के थ्रू जाता है, अमूमन 35 दिन के बाद वो अपने सलेवा निकालना शुरू करता है, जो एयर के कांटेक्ट में आके कुकून बनाता है। फिर वर्म उसके अंदर रहता है जिससे वो कुकून बन जाता है। थोड़े समय के बाद वो प्यूपा बनता है और प्यूपा बन के फिर कुकून को तोड़ता है और बटरफ्लाई बन के दे मूव इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पे मेटिंग, एग प्रोडक्शन एंड नेचुरल लाइफ साइकिल। जो बचता है वो है एम्प्टी ब्रोकन सेल। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल वही है जिसमें हम वर्म्स को मारते नहीं है, वर्म्स अपनी लाइफ साइकिल जीता है। हम जो खाली कुकून है उससे हम 2 प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला है सेरिसिन, दूसरा है फाइब्रोइन। सेरिसिन में अच्छी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और फाइब्रोइन में बहुत अच्छी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो हम फाइब्रोइन यूज करते हैं टू हील वुंड्स, इसीलिए कंपनी का नाम है फाइब्रो हील। बहुत बढ़िया। सो आपकी R&D टीम कितने लोगों की है? अराउंड 12 लोगों की सर। इस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है आज की तारीख में? अभी हम टोटली इंडिया में प्रेजेंट हैं, इंडियन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हमें जो CE सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसकी जरूरत होती है या US FDA अल्टरनेटिवली 510 इसकी जरूरत पड़ती है। पर प्रोडक्ट उसके एक्सपेंस भी काफ़ी हाई है सर। तकरीबन 5 साल का प्रोसेस है ये अराउंड 18 से 24 महीने का प्रोसेस है सर और कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो अराउंड 2.5 करोड़ पर प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें भी सर काफ़ी सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम रेवेन्यू जनरेटिंग है बट उस मुकाम पे नहीं है जहाँ पे कि हम एक 3 प्रोडक्ट हम जा रहे हैं रिस्क ले सके। आपके लिए रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, सप्लाई कितना है, जरा उसके बारे में बताइए। सर इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। अबाउट 37,000 मेट्रिक टन्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। अभी तक सर हम 5 टन पर ईयर भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन इसका यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा है? अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी आप बोल रहे हैं ब्रेक इवन होगा नेक्स्ट Q3 में। लास्ट ईयर हमारी रेवेन्यू 5.5 करोड़ की थी सर। इस साल जो हम देख रहे हैं हम टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेजर रेवेन्यूज हमारी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ गई। अगर हमें सस्टेन करना है तो हमें एक बड़ी सेल्स टीम लगानी पड़ेगी, तो जिसके कॉस्ट की वजह से मैं प्रॉफिटेबिलिटी Q3 पे ले गया हूँ। 2017 से चालू हुए और अभी करीब 9 साल हो गए हैं और आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो इसकी फंडिंग कौन सब कर रहे थे? पहली जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपरली हमने VC की तरह लिया था वो हमने CCAM से उठाया था, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म से।
उसके बाद हमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिससे हमने रेज किया वो था किटवेन फंड्स, कर्नाटका आईटी वेंचर फंड। हमें अप्रूवल 2021 में मिला, तो इफेक्टिवली हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी सर 2021 में शुरू हुई। इस साल 5 करोड़ की रेवेन्यू की सर। अगले साल सर हमने 12 करोड़ का एम लेके चले हैं कि हम उतना हिट करेंगे, और फर्स्ट 4 महीने की मेरी रेवेन्यू 2 करोड़ 25 लाख की है। इस साल आप 12 करोड़ का टर्नओवर करेंगे जी सर। और उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 22 करोड़ एक्सपेक्टेशन सर। आपकी नेट मार्जिन्स क्या रहेंगी? अराउंड 35-36% सर। आपका वैल्यूएशन किस बेसिस पे आपने पकड़ा है? जो ऑलरेडी हम लोगों ने फंड रेज किया हुआ है पहले का, और ये सर जो राउंड मैं यहाँ मांग रहा हूँ ये किसी बड़े राउंड का हिस्सा है सर। हमारे पास 7 पेटेंट्स हाथ में है सर, ग्रांटेड है, जो 2043, 2041, 2044 तक वैलिड है सर। जो प्रोडक्ट की नेक्स्ट पाइपलाइन है वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी है, जो हमारी अगले जो Q1 Q2 नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाली है। आप कुछ भी पूछे से पहले एक बार क्विकली मार्केट डिमांड ले लेते हैं। ऑडियंस आप रेडी हैं? इस प्रोडक्ट की आपको कितनी मार्केट डिमांड लगती है? %93% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। एक बार फिर से आप अपनी डिमांड क्या है वो बता दीजिए। सर मैं 4.5 करोड़ की फंडिंग रेज करना चाह रहा हूँ 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे। इनके इस डिमांड पे, इनके इस प्रोडक्ट के साथ आप हाथ मिलाना चाहेंगे टाइटन्स? अभी जैसे आप बोल रहे हैं 4.5 करोड़, इसमें से कितना परसेंटेज आपका मार्केटिंग में रहेगा वर्सेस कितना परसेंटेज रिसर्च टीम में जाएगा? सर रिसर्च टीम के लिए मैं कुछ नहीं जाएगा, ये मोस्टली ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़, मार्केट अवेयरनेस उस पर ही ज़्यादा जाएगा। आपका कंटिन्यूस कैश बर्न बहुत होने वाला है और वैल्यूएशन हाई है। मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज़ी से आ रहा है, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जिमी आप? विवेक जी, मेरा मानना ये है प्रोडक्ट की बहुत उम्दा डिमांड है। किसी राइट फार्मा कंपनी के पार्टनरशिप में इस प्रोडक्ट की रीच बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। मैं आपको इस वक्त कुछ एडवाइस के साथ भेजूंगी, शायद इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं। आप अपनी मार्केट को हॉस्पिटल्स और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन लेड अप्रोच के साथ रहें तो इस बिजनेस का स्कोप मुझे बहुत सीरियसली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा B2C कंज्यूमर लेड बिजनेसेस के अंदर है, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऑल द बेस्ट टू योर B2B एंडेवर्स। थैंक यू। अगर ये वैल्यूएशन को थोड़ा सा टेम्पर डाउन करें तो आप क्या रेडी हो सकते हैं इन्वेस्ट करने में? मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, हेल्थ टेक डोमेन में आज के दिन में 4 to 5x रेवेन्यू मल्टीप्लायर हो सकते हैं। तो यू कम इन द रेंज ऑफ 100 to 120 CR। क्या यू आर विलिंग टू डू दिस? That's a question. And would you be willing to consider that if he comes down to that kind of a valuation? प्रोफेसर साहब ने जो आपको एडवाइस दी है, आप क्या उसके साथ एक नया ऑफर देना चाहेंगे? आप कंसीडर करना चाहेंगे? हम ओपन है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन क्या वैल्यू एड उसके साथ आ रहा है। 100 CR with IIT Madras incubation facility. सर ये बहुत बड़ी इंक्यूबेशन फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं। फंड्स जो है स्टार्टिंग हम लोग इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल अमाउंट, मे बी इन द रेंज ऑफ 20L, बट ग्रेजुअली एज यू ग्रो वी वुड इन्वेस्ट मोर। क्या आप ये डील कर सकते हैं हमारे साथ? आपका सपोर्ट प्लस IIT के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। श्योर, डील डन। तो फिर हम हाथ मिला लेते हैं। प्लीज कम। कांग्रेचुलेशन। अब इनके साथ IIT मद्रास भी है। अब अगर आप आना चाहें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरे फैमिली में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर करीब 1000 बेड पर हॉस्पिटल है, और अगर आप वहां पर ट्रायल्स करना चाहें और वहां पर फार्मेसी के अंदर यूज करवाना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, जिसके लिए मेरे को ना कोई इक्विटी चाहिए। एज अ टाइटन मैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहूंगा। अगर आपको वो नेटवर्क चाहिए, That's a perfect mentorship. आपको अवेलेबल है। एक्चुअली मुझे प्रोफेसर की बातें सुन के ऐसा सच में लग रहा है कि हम दोनों हेल्थ टेक के बिजनेस में हैं, तो मैं भी आना चाहूंगी। तो मैं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ सर। आ जाइए। ठीक है सर। कांग्रेचुलेशन। प्रोफेसर जो IIT मद्रास के थे उन्होंने हमारी
टेक्नोलॉजी को समझा, उन्होंने समझा एक मेडटेक प्रोडक्ट को रियल बिजनेस लाने में कितना समय लगता है और उन्होंने अपना सपोर्ट जताया और सैली भी इससे आगे बढ़ी और सैली ने भी अपना सपोर्ट का हाथ बढ़ाया। उस मोमेंट में हमें भी बहुत खुशी हुई, एटलीस्ट कोई तो वैल्यू कर रहा है उस चीज़ का कि साइंस विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू ए बिग बिजनेस एट सम स्टेज। दोस्तों, किसी भी किसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उसकी ज़मीन। पर हमारे अगले जो आइडियाबाज आ रहे हैं वो एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं कि किसान होने के बावजूद दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, बिजनेस हो या जमीन। लेकिन किसी मासूम जिंदगी की क्या कीमत होती है? भारत में हर साल कुछ बच्चे खुले बोरवेल में गिर जाते हैं। ऐसी घटनाओं में 10 में से औसतन 3 बच्चे ही बच पाते हैं, लेकिन 7 बच्चे कभी वापस नहीं आ पाते और पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ एक सपना। क्या टेक्नोलॉजी की सीढ़ी सिर्फ चांद पर ही पहुंचने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए या जमीन के नीचे उतरने के लिए भी? इसी सवाल ने रजुला के एक किसान को झकझोर कर रख दिया। एक बार क्या था कि एक बच्चे को निकलते समय वो निकल नहीं पाए, तो फिर वो वहाँ का प्रशासन लाचार था। तो फिर आखिर में उसने डिसीजन ऐसा लिया कि बच्चे को बोरवेल में ही दफना दिया जाए। उसकी मम्मी थी बच्चे की, वो बोल रही थी कि आप हमें उसकी जो बॉडी है वो निकाल के तो दो, लेकिन प्रशासन वहां पर भी लाचार था। तब इस किसान ने ये प्रण लिया कि वो भविष्य में किसी मासूम को इस अंधेरे की गर्त में खोने नहीं देगा और हर बच्चे के लिए आशा की किरण बनेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गुजरात राजुला से आए हुए मेहुल और महेश का। नमस्ते। नमस्ते। તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। आपकी पिच देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। गुड लक। थैंक यू सर। नमस्ते टाइटन्स, मैं हूं महेश और ये है मेरे साथी मेहुल। हम गुजरात के एक छोटे से शहर राजुला से आए हैं। टाइटन्स, अब आप सोचिए कि एक 12 इंच चौड़ा गड्ढा है और उसकी गहराई लगभग 500 फीट तक है और उस गड्ढे के अंदर एक छोटा सा मासूम बच्चा गिर जाता है। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा है क्योंकि वहां पर प्रकाश तो है नहीं, घुटन है क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है और उसी हालत में उस बच्चे को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक गुजारना पड़े तो उस बच्चे की हालत क्या होती होगी। आप सबको भी शायद पता ही होगा, 2006 में प्रिंस नाम का एक छोटा सा बच्चा बोरवेल में गिर गया था। उसको रेस्क्यू करने में हमें 2 दिन से ज्यादा का समय लगा था। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, उस दुर्घटना के बाद भी हमारे देश में हर साल कई सारी बोरवेल दुर्घटनाएं होती है। उन सारी दुर्घटनाओं में से ज्यादातर बच्चों को बचा नहीं पाते। इसी समस्या का संज्ञान लेते हुए हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी एक ट्वीट किया था कि हम मिसाइलें तो बना लेते हैं लेकिन बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंच सके ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाते। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और ऐसी जो न्यूज़ है वो मेरे सामने बार बार आती रहती थी, तो मुझे लगता था कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो फिर मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम चालू किया और आखिर में कुछ साल की मेहनत के बाद हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। हमारा रेस्क्यू बोट, बोरवेल रेस्क्यू रोबोट। टाइटन्स, ये रोबोट प्रोटोटाइप रूप में है और पूरी तरह से भारत में बना है। AI इनेबल्ड है। यह रोबोट कहीं पर भी अगर कोई बोरवेल में बसा फच्चा है तो वहां पर जाके यह रोबोट की मदद से हम उस बच्चे को कम से कम समय में सही सलामत रेस्क्यू कर सकते हैं। यह रोबोट बोरवेल में जाएगा, बच्चे को स्कैन करेगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देगा, अलग अलग इक्विपमेंट की मदद से उस बच्चे को पकड़ लेगा और उसको ज्यादा खरोच ना पहुंचे उसी प्रकार से बाहर लेकर आ सकता है।
टाइटन्स हमारा विजन है कि हम यह रोबोट देश के हर एक कोने तक पहुंचाए, ताकि भविष्य में अगर कोई बोरवेल दुर्घटना हो और कोई मासूम बच्चा बोरवेल में फंस जाए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए यह रोबोट वहां पर तैनात हो, ताकि वह बच्चा बोरवेल में अपना दम ना तोड़े और कोई माँ या फिर कोई परिवार अपने लाडक वाये को बोरवेल के अंदर ऐसी भयानक दुर्घटना के अंदर ना गवाए। ये हमारा संकल्प है और यह हमारा संकल्प आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे इस संकल्प में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? महेश, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये रोबोट बनाने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च लगी होगी, हाँ जी। काफ़ी पैसों का भी खर्चा हुआ होगा। हाँ जी। तो आपने पैसों का इंतजाम कैसे किया? मेरे पास 20 लाख रुपए मेरे सेविंग्स के थे, जो ऑलरेडी मैंने उसमें लगा दिए। बाद में मुझे उसका थर्ड प्रोटोटाइप बनाना था, उसके लिए मेरे पास फंड बचा नहीं, क्योंकि अब तक हमने ये जो भी कार्य किए 15 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने जो पार्टिसिपेट किया, हमने सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस था। तो फिर मेरे पापा छोटे से किसान है, तो बोला कि अभी हमने काम जो चालू किया है राष्ट्र के हित में, उसको पूरा किसी भी हाल में करना है। फिर मेरे पापा ने हमारी जो ज़मीन थी उसको गिरवी रखा था, मुझे 20 लाख रुपये निकाल के दिए थे और आखिरकार मैंने उस 20 लाख को लगा कर ये पूरा प्रोटोटाइप कंप्लीट किया। चलिए, हमने आपकी कहानी भी सुन ली, आपने कैसे शुरुआत कर ली थी वो भी जान ली और आपका उद्देश्य भी जान लिया। पर हमारे साथ प्रोफेसर प्रभु हैं यहाँ पर, उन्होंने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया हुआ है और बोरवेल रेस्क्यू के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका क्या कहना है? बहुत ही सराहनीय काम है ये। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? सेल कर रहे हैं या इसका लाइसेंस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं मशीन को लेकर के, क्या जी है? सर, अभी हमारा सिर्फ आइडिया है। हमारा एक जो प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गया, फिर हम बड़े बड़े अफसर से मिले, हमारा इन्वेंशन है वो राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं। तो आपके इस उम्दा आइडिया को क्या हम यहाँ दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल सर। प्लीज। अगर कहीं पर भी कोई बच्चा बोरवेल में गिरा है तो फिर हमारा ये जो पूरा सेटअप है, हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या फायर डिपार्टमेंट की टीम की हेल्प से रोबोट को बोरवेल में डालते हैं, फिर बच्चे को स्कैन करते हैं, उसका ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देते हैं। अगर बच्चे को फूड की नीड है और बच्चा फूड ले सकता है तो लिक्विड फूड भी दे सकते हैं। अगर बच्चा बात करने की हालत में है तो बच्चे के साथ हम बातचीत भी करते हैं 2-वे ऑडियो कम्युनिकेशन की मदद से, ताकि उसको पता चले कि ना कोई मेरे लिए आ रहा है। तो इसके अंदर सेंसर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, सब कुछ है। ऊपर करो। बिजनेस के बारे में कुछ सोचा है? सर, हमारा बेसिकली आइडिया ऐसा है कि हम इस रोबोट को बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को सेल आउट करें। उसके बाद हम इस रोबोट के अंदर ही एक ऐसा अपडेट लाने वाले हैं कि यह रोबोट सिर्फ स्पेसिफिक बोरवेल के लिए ना काम आके, अगर कोई कुआं है, तालाब है, नदी है, नाला है, सीवर है, वहाँ पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती है कि लोग फंस जाते हैं, तो उसको भी रेस्क्यू करने के लिए भी कोई हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम इसी में ही उसको अपडेट कर देंगे कि ये एक ही प्रोडक्ट हर जगह पे काम आएगा। सर, इन्हें क्या करना है वो पता है, कैसे करना है वो आप सब बताएंगे। महेश जी, आपके पास पूरे इंडिया का कोई डेटा है? कितने इंसिडेंसेस साल में लगभग होते हैं? साल में लगभग 40 से लेकर 60 बोरवेल एक्सीडेंट होते हैं। और कोई पर्टिकुलर स्टेट्स है जहाँ पे स्टेट बाय स्टेट डेटा अवेलेबल है? हाँ, सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान और हरियाणा में। आपके हिसाब से इस प्रोटोटाइप को अगर प्रोडक्शन में ले, 12 पीस बनावे, 15 बनावे, 18 बनावे, 24 बनावे, उसका खर्चा कितना आने वाला है आपके हिसाब से? सर, अभी मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 30 लाख के आसपास उसका कॉस्ट आएगा। और किस चीज़ में ये कॉस्ट मैक्सिमम जा रहा है? सर, उसका जो टेक है और जो रोबोटिक्स हम बनाने वाले हैं इसके जो पार्ट्स, उसके लिए ज़्यादा। हमारी एक टीम है डेला एडवेंचर की जो महाराष्ट्र में डेथ में रेस्क्यू करती है, एक्सीडेंट विक्टिम्स को एक्सट्रैक्ट करती है, माउंटेनियरिंग की टीम है। अगर उनके पास से नॉलेज लेके हम साथ में काम करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम आपको फुल सपोर्ट कर सकते हैं। जी।
इस चीज़ को हम लोग एक CSR के माध्यम से इसको अप्रोच करेंगे। मेरी तरफ से 25 लाख का अमाउंट हम डेडिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को, टू मेक श्योर कि एक प्रोडक्शन लाइन बन जावे, आपके लिए एक व्यवसाय बने और हम देश भर में ये 40 बच्चों को बचा सके। वेरी गुड। मेरी हमारे सभी टाइटन से एक रिक्वेस्ट है, एक फंड बना के 5-5 लाख रुपए भी अगर हर टाइटन देता है तो एक 50 लाख रुपए का फंड बन जाता है। 25 लाख मैंने कमिट किया है, तो ये रिसर्च कैन बी शेयर्ड अक्रॉस विथ IIT चेन्नई। हमारे IIT मद्रास में जो प्री इंक्यूबेटर है उसके थ्रू 7 लाख तो हम लोग भी, मैं भी कमिट कर देता हूँ। हमारी तरफ से, गोल्डन युग की तरफ से, मैं भी 5 लाख जैसे जिमी जी ने कहा, मैं कमिट करता हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि महेश, आपने जो ये बनाया है, अभी हम लोग इसे एक स्टार्टअप की तौर पे बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसके अंदर इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, नेशनल इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। और आपने एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया है, और आपके फादर ने भी लिया है। तो सीरियसली मतलब मुझे आपकी कहानी सुन के ही मैं तब से एकदम, क्या बोलूँ मैं, रोंगटे खड़े हो गए। और वाकई में मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि ये स्टोरी हम लोग टीवी पे देख देख के हमारे आंसू टपकने लग जाते हैं, लेकिन जिस पेरेंट, जिस माँ और बाप के बच्चे उसमें फंसे रहते हैं, उनके लिए तो आप भगवान हैं। साठ, 40, 70 लाइफ्स को अगर आप ऑलमोस्ट 0 तक ले आएंगे तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और इससे बड़ा अचीवमेंट और वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है आपके आइडिया को फंड करने का। तो कांग्रेचुलेशंस, तो जोरदार बनता है। आपके ये विचार सुन के मेरा भी दिल भर आया है और मेरे को लगता है कि मेरे को भी 5 लाख रुपए इनके साथ। सर हमको लगा आप 10 लाख करेंगे सर। तो दोस्तों, आइडिया बाज ना जगह ही ऐसी है कि जहां आइडिया के दम पर इतने कमाल होते हैं, और हम हर छोटे से बड़े आइडिया को यहां देखना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं। आपके पिताजी यहाँ हैं? हाँ जी, आए हैं। जी प्लीज इनके पिताजी को यहाँ बुलाया जाए। મહેશભાઈ, આપનું, આપના મિત્રનું ને આપના ફાધરનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને અમે સર્વ તમને સલામ કરીએ છીએ ફોર ધ ફેન્ટાસ્ટિક વર્ક અમે કર્યું છે। अभी हम सभी लोग को हृदय दिल से एक्नॉलेज करते जो आपने काम करके दिखाया है। सैल्यूट यू। तो भाई, आपके बेटे ने बताया कि उन्होंने अब तक 15 जिंदगियां बचाई हैं। जब ये लोगों की जानें बचाते हैं और घर आकर आपको बताते हैं, કારણ કે હું પોતે અભણ છું, મને મારી પોતાની સહી કરતા પણ નથી આવડતી, એટલે મને મારા આત્માની અંદર એમ હતું કે હું ભલે અભણ રહ્યો પણ મારા દીકરાને મારે અભણ નથી રાખવો, એટલે મેં ભણાવ્યો ને ભણાવવામાં મેં તંગતોડ મહેનત કરી ને એને ભણ્યા પછી સફળતા મેળવીને એને પ્રાઇવેટ નોકરી પણ શરૂ કરી દીધી ને એને આ જે લાઈવમાં ટીવીમાં જોયું ને એને એમ થયું કે આ કરવું જરૂરી છે આપણા હિન્દુસ્તાન માટે। એ જે વાત કરી એનો મને ગૌરવ હતો કે મારો દીકરો જો બીજાના દીકરાને બચાવી શકતો હોય તો આની અંદર તંગતોડ મહેનત કરીને જેટલી મારીથી મદદ થાય એટલી કરી શકું। ऐसा जज्बा अगर हिंदुस्तान में है तो मुझे नहीं लगता कि हमें सुपर पावर बनने से कोई रोक सकता। मैं खूब खूब आभार कि आप हमारा मंच पर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। कांग्रेचुलेशंस। Congratulations दोस्त, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द गुड वर्क। बहुत अच्छा काम कर। दोस्तों, हम हर रोज देखते हैं
कि कैसे इनोवेशन हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं, पर कुछ इनोवेशंस ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बचाते भी हैं। हर दिन हम ये जानकर जागते हैं कि कोई कहीं दर्द, भय या इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है, और उन क्षणों में एक नाम है जो आशा की किरण लाता है, डॉक्टर। जिनके हाथों में हम अपने प्राणों की डोर बेझिझक सौंप देते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे मजबूत दिल भी लड़खड़ा जाते हैं। हम तो डॉक्टर है, हम भगवान तो डेफिनेटली नहीं है। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उसकी सिवियरिटी ही इतनी होती है। सो वो डायलेमा और वो जो स्ट्रेस और वो जो चीज़ रहती है, वो हर डॉक्टर अपने करियर में उस स्टेज से गुजरता है। पीपल थिंक डॉक्टर्स को कुछ इमोशन नहीं है, वो सोचते हैं डॉक्टर 9 to 5 जॉब नहीं है। मैं बोलती हूँ डॉक्टर 24 आवर्स का जॉब है। तो जब उनको कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होता है हॉस्पिटल में पेशेंट का, तो वो बहुत इफेक्ट होता है मेंटली। मैंने सर्जरी किया और उसका आउटकम अच्छा नहीं आया तो बहुत ही दुख होता है, पर मैं दूसरे पेशेंट के पास वो दुख नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज ही नीड्स टू फील कॉन्फिडेंट। हम वो स्वालो करते हैं और नेक्स्ट डे की तरफ मूव होते हैं कि वी हैव टू सेव अनदर लाइफ नेक्स्ट डे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ओंगोल आंध्र प्रदेश के डॉक्टर के.वी. शिवानंद रेड्डी और उनके साथी आइडियाबाज स्नेहा और कृपला नूने का। आप सभी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड लक। थैंक यू। हेलो टाइटन्स, मैं डॉक्टर के.वी. शिवानंद रेड्डी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद से। नमस्ते टाइटन्स, मैं स्नेहा हैदराबाद से। नमस्ते टाइटन्स, मैं कृपला हैदराबाद से। टाइटन्स, पूरी दुनिया में आज भी मिर्गी को बीमारी से ज़्यादा एक सोशल टैबू माना जाता है। जो पेशेंट्स मिर्गी के साथ जूझ रहे हैं उनको बीमारी से ज़्यादा प्रॉब्लम शर्म और डर से होती है। लेकिन क्या इस चीज़ का कोई हल है? आजकल पूरी दुनिया हेल्थ कॉन्शियस बन चुकी है। हार्ट रेट से लेके स्ट्रेस लेवल्स तक सब कुछ ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन क्या मिर्गी के पेशेंट को मिर्गी आने से पहले कोई स्मार्ट वॉच है जो उसको अलर्ट दे सके और पूरे अटैक को प्रिवेंट कर सके? आजकल इस दुनिया में पूरे भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मिर्गी से सफ़र हो रहे हैं, और आप पूरी दुनिया की बात करें तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से सफ़र करते रहते हैं, और दिन ब दिन इसकी गिनती बढ़ती ही जा रही है। टाइटन्स, हर घड़ी वक्त दिखाती है, पर हमारे पास वो घड़ी है जो जान भी बचाती है। आपको हर स्कूल में, हर मोहल्ले में और एक किसी भी वर्क प्लेस पे कोई ना कोई मिर्गी से जूझता हुआ दिखेगा, पर कोई बात नहीं करेगा। और सिर्फ एपिलेप्सी नहीं, पोस्ट ब्रेन सर्जरी, हर पेशेंट को सीजर्स के अटैक हो सकता है, इसलिए उन्हें एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दिए जाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये ठीक होने के लिए कई बार कई साल लग सकते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज, ये कब आएगा किसी को भी पता नहीं। लेक्चर पढ़ाते वक्त, रोड पे चलते वक्त या सोते वक्त सीजर कभी भी आ सकती है। लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, स्केरी और डिस्टर्बिंग होती है। तो टाइटन्स, हमने लाया है एक लाइफ डिस्टर्बिंग और अनसैटिस्फैक्टरी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एपी रिलीफ। एपी रिलीफ मेड इन इंडिया स्मार्ट वेरिएबल है जो सीजर्स आने से पहले ही यूज़र को अलर्ट कर सकती है। तो इस डिवाइस में बॉडी के इंपॉर्टेंट वाइटल्स जैसे कि हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर और मूवमेंट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, और हमारे एडवांस एआई बेस्ड सिस्टम इस पैटर्न्स को एनालाइज करके सीजर्स को सिग्नल्स को प्रिडिक्ट करती है। और जब भी कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो हमारा डिवाइस यूज़र को तुरंत वाइब्रेशन और साउंड के रूप में अलर्ट देता है, और उसके साथ ही केयर गिवर और डॉक्टर को भी एक नोटिफिकेशन भेज देता है। टाइटन्स, जिंदगी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जब लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो तो टाइम दिखाना ही नहीं, टाइमली वार्न करना
बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंटिंग एपी रिलीफ, सेविंग वन लाइफ एट ए टाइम। और टाइटन्स, इस एपी रिलीफ को दुनिया के हर पेशेंट जो मिर्गी से जूझ रहे हैं उनके घर में पहुंचाने के लिए हमारी आपसे आस्क है 2 CR फॉर 10% इक्विटी। आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मैं 2016 में अपनी न्यूरोसर्जरी की रेसिडेंसी कर रहा था। हैदराबाद में निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है वहाँ से। एक 6 साल की छोटी बच्ची जिसको एक ब्रेन ट्यूमर था, जो हमारे पास एपिलेप्सी से प्रेजेंट हुई थी, तो हमने उसको इमीडिएटली सर्जरी के लिए ले गए, ट्यूमर की सर्जरी की, और मैं सोच नहीं रहा था कि बच्ची बच जाएगी। 10-15 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गई और घर चली गई। तो हमारी आदत होती है कि हर पेशेंट को हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो एकदम 3 महीने के बाद मेरे को सडनली रात को 3 बजे एक सडन कॉल आया, डॉक्टर साहब मेरे को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ मैडम? तो बोले कि बच्ची रिस्पॉन्ड नहीं हो रही। हमने बोला कि नियर बाई हॉस्पिटल को ले जाइए, वो एक 3rd टायर सिटी से थे। उनको 2-3 घंटे लग गए नियर बाई हॉस्पिटल पहुंचने तक, और जब तक वो पहुंची तो देयर इज नो लाइफ एनी मोर। सो दैट हैज़ हिट मी वेरी वेरी हार्ड कि एक सिंपल एपिलेप्सी के वजह से एक इतनी डेंजरस सिचुएशन से जो बच्ची बाहर आ गई, तो उनको जान गंवाने का मतलब हम लोग बचा नहीं पाए। वो मेरी इंस्पिरेशन थी इस जर्नी के लिए। बाद में ऐसे कई इंसिडेंट्स आए जहां मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे सफ़र हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं करता है इसके बारे में। ज़्यादातर मिर्गी के केसेस में हमने देखा है, जैसे ही एपिलेप्टिक का ऐसा किसी को भी अटैक आता है तो लोग जूता सूंघा देते हैं या थप्पड़ मार देते हैं। ये कहाँ तक योग्य है? इसकी शुरुआत हुई थी 1800 से, जब इसको हम लोग एवर्शन थेरेपी बोलते थे कि अटेंशन डाइवर्शन करना है एक पेशेंट का एक चीज़ से जा रहा है तो। पर वो अनरियलिस्टिक है और नॉन मेडिसिनल है, उससे कुछ मिर्गी ठीक नहीं होती। मिर्गी अपने आप 2-3 मिनट में कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल में आ जाती है। चलिए, एक तो बहुत बड़ी मिथ आज बस्ट कर दी गई है, तो मेहरबानी करके जूता सूंघाना और चाबी पकड़ाना जैसी कोई हरकत ना करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने इनोवेशन किया है, इसका इनिशियल जो फंड था वो आप लोगों ने खुद लगाया है या कहीं से मिला? बूटस्ट्रैप्ड है हमारी पूरी कंपनी। और अब तक कितना खर्चा हुआ है इसमें? एक 40-45 लाख तक हो चुका है। और कितना समय? एक 14 महीने। ये डिवाइस काम कैसे करता है एक बार बता दीजिए प्लीज। So this is our smart watch, okay? So this is all made in our in-house in small lab में हाथ से बना है 3D प्रिंटिंग से। हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुई है मेरे मोबाइल से। So the moment it is connected with the hotspot, we'll get a message saying that the nearby hotspot is connected. So it is reading the parameters of your body, SpO2, heart rate, and temperature. All the details are being displaying here. I'll just show it in a minute. आप ये जो वेरेबल मेडिकल डिवाइस जिसको आप 3D प्रिंटिंग करके बना रहे हैं, ये 2 भाग में रहता है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। यस सर। ऐसी क्या चीजें ये सेंसर में जो दूसरे मेडिकल वेरेबल डिवाइसेस में नहीं है? दूसरे कंपनीज का हार्ट रेट कैसा होता है कि इफ यू टेक अदर स्मार्ट डिवाइसेस, दे आर एवरेजिंग द हार्ट रेट फॉर 3 to 7 मिनट्स, बट राइट नाउ वी हैव अचीव्ड अप टू 23 सेकंड्स में एक डाटा पॉइंट को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर प्लानिंग टू इम्प्रूव दिस हार्ट रेट डाटा सेट टू 10 सेकंड्स में 2 डाटा पॉइंट्स को कलेक्ट करने का हमारा वी आर प्लानिंग। मैडम, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है ना? सेंसर सेम है ना? Sir, no, we are using multiple sensors. The angle, the intensity of this the is light. completely made by us. Yeah. This sensor This is a not custom available sensor. made. We are incubated with T-Hub in Hyderabad and T-Works. So जब भी हार्ट रेट वेरिएशन होता है तो हार्ट रेट वेरिएशन को जल्दी पता करना इसका क्रक्स है। We are very proud to say that 23 seconds we can average your heart rate and give the this. Must compliment you. I think all 3 of you. Loud round of applause for all of you. मेन चीज़ जो है, मेरा कमेंट है बिजनेस के बारे में, और उसके पहले मैं थोड़ा सा तेलुगु में बोलूँ। बागुन्नारा। आपका ग्रोथ एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है इस कंपनी में? एपिलेप्सी सिर्फ एक डिजीज ही नहीं है, एपिलेप्सी एक सिम्टम है। आप उसको स्ट्रोक मार्केट से कंपेयर कीजिए। जब आप उसको पूरी दुनिया में स्ट्रोक मार्केट को कंपेयर करोगे तो स्ट्रोक मार्केट की तो गिनती ही बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उसको पोस्ट ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी सर्जरीज पेशेंट को जब हमने किया है, या पोस्ट ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या पोस्ट एपिलेप्सी सर्जरी, जिस भी आप अगर इन सब को देखोगे तो मार्केट उसका नीश नहीं है। आपकी जो घड़ी है इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि पेशेंट को पहले पता चलता है, और बाकी एस्पेक्ट्स इस घड़ी के थोड़े विस्तार में बताएं।
ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, हम लोग डिटेक्शन से ज़्यादा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हमको पेशेंट को एपिलेप्सी होना ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि एपिलेप्सी के डिजीज़ में एक फेज़ होता है जिसको हम लोग ऑरा फेज़ बोलते हैं, जो 15 मिनट से 1 घंटे तक स्ट्रेच होता है। उस ऑरा फेज़ में ही हमारा वॉच इन सब चेंजेस को डिटेक्ट करता है कि जब भी पेशेंट्स के हार्ट रेट और जो एक्सेलरोमीटर मतलब मूवमेंट्स और जो सिंपल टर्म्स में हम लोग गूस बम्प्स बोलते हैं उसको ईडीए बोलते हैं, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, और प्लेथिस्मोग्राफी मींस पल्स वॉल्यूम चेंज होता रहता है बॉडी में। तो इन सब चीज़ों को हम वेरी एक्यूरेटली डिटेक्ट करके इसको हम लोग प्रिडिक्शन के रूप में बता रहे हैं। तो जैसे ही इस पे वो प्रिडिक्शन आती है, आप पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अस्पताल भागे, डॉक्टर को फोन करे, क्या करे? जब ये अलर्ट भेजते हैं तो सिंपल थिंग है कि हमारे वॉच में देयर इज केयर गिवर का एक एसओएस रहता है और डॉक्टर का भी एक एसओएस होता है। सो ही कैन कंसल्ट द डॉक्टर थ्रू आवर ऐप डायरेक्टली दैट टाइम कि क्या करना चाहिए, वेदर मेडिसिन लेना है या नियर बाय हॉस्पिटल जाके इमीडिएटली चेक करवाना है। नियर बाय हॉस्पिटल कहाँ है वो भी हमारा ऐप उनको गाइड कर देता है। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो इमीडिएटली ड्राइव करने के रोकने के लिए बोल देता है। थोड़ा इसका प्राइस पॉइंट के बारे में बताइए। तो जो हमने अभी बनाया है वॉच, एक वॉच के बनाने में हमको अब 10,000 तक एक खर्चा आ रहा है। लार्जर स्केल में करते वक्त उसकी कॉस्ट हम लोग एक 4,000 से 5,000 के रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस को 12,000 से 14,000 के बीच में रखने का प्रॉब्लम बोल रहे हैं। अगर हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपका की यूएसपी है तो क्या वो बाकी डिजीजेस को भी कंट्रोल या प्रिडिक्ट कर सकता है? Yes. इसको हम थोड़ा मल्टी फंक्शनल या मल्टी यूजेज कैसे बनाएं? जो हार्ट रेट सेंसर हम लोग बना रहे हैं, 6 सेंसर्स इसमें हैं। अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर हाई हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है उसको मिर्गी आ रही है, क्योंकि हम लोग ने इसको ऐसे ट्यून किया है कि एटलीस्ट 3 पैरामीटर्स एक साथ चेंज होने चाहिए, तभी आपको ट्रिगर मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने करंट वैल्यूएशन 20 करोड़ किया है। यस सर। उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। सर, मार्केट साइज जब हमने एनालाइज किया तो वेरिएबल मार्केट का वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑलमोस्ट $600 मिलियन का है। हाँ, तो फिर उतना ही कर लेते। आपने 20 करोड़ के ज्यादा 200 एक जीरो और ऐड कर देते। नहीं, क्योंकि डिटेक्टिंग प्रिवेंशन स्पेस में अभी तक कोई है नहीं। कैन दिस बी इंटीग्रेटेड थ्रू एन ऐप? ऐप ऑलरेडी है सर, जो पूरी इंटीग्रेटेड ऐप है जिसमें रियल टाइम डेटा ऐप को जाता रहता है जब भी वो पहनते हैं। तो इसका एक्चुअली एक पूरा हमारा सीजर डायरी बोलते हैं हम लोग पेशेंट को, जो उसके फ़ोन में ऐप पूरा रहता है, उसको हम लोग बताते हैं कि उसको किस टाइप का सीजर है और उसकी पूरी जानकारी उस ऐप में रहती है और सीजर आने के टाइम पे उसको क्या क्या लेना चाहिए। और कभी कभी पेशेंट्स टैबलेट्स भूल जाते हैं, तो इसमें पूरा कौन सा टैबलेट कौन से टाइम पे, अगर उसने टाइम पे नहीं लिया तो उस पर भी एक अलर्ट पेशेंट को पहुंच जाता है। और अगर बाई चांस उसको अपनी पूरी हिस्ट्री देखनी है कि अरे मैं तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भूल गया, तो इसमें अपॉइंटमेंट डेट भी हम लोग पहले से ही फीड कर डॉक्टर और पेशेंट के कोलैबोरेशन से रखे हुए हैं। तो आइए सर, मार्केट डिमांड लेते हैं एक बार। आप सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो देखा होगा एपिलेप्सी से गुजरते हुए। हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कितनी है मार्केट डिमांड। % लोगों को लगता है कि इस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, पूरी स्टोरी सुनने के बाद मेरे को लगता है कि बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो अभी ये सब सिनेरियो को देखते हुए मेरे को लगता है कि मैं भी आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा। और आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड होप योर इनोवेशन कंटिन्यूज। थैंक यू सर। एज अ हेल्थ टेक फाउंडर मुझे इस बात की काफ़ी एम्पैथी है कि आप एक नई चीज़ एग्जिस्टिंग लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक्चुअली कुछ पेशेंट्स को जानती हूँ जो इस प्रॉब्लम से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। आई वुड लाइक टू ऑफर बिकमिंग अ कस्टमर ऑन देयर बिहाफ। और मैं ये सेक्टर को अच्छे से समझती नहीं हूँ, लेकिन आपकी फ्यूचर जर्नी के साथ मैं मेंटरशिप या किसी अदर फॉर्म में अगर आपको सपोर्ट कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँ। थैंक यू। मेडिकल इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट माय फोर्टे, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू शेक हैंड्स विद यू। आज की डेट में करंट वैल्यूएशन पे मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू।
टाइटन्स, हमारी ऑडियंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, पर आज कुछ प्रोफेसर्स भी आए हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर सुचेता पवार और मैं IAS MCRC कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती हूँ। मैं प्रोफेसर राजगोपाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब हमारे विद्यार्थी हमारे पास आइडियाज़ लेके आते हैं, सो प्रॉमिसिंग आइडिया हम लोग कैसे ढूंढे उसमें से? हम जब सेलेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, तो मैं 3 क्वालिटीज़ को देखता हूँ। एक जो है टीम कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है उनके बीच में, क्या ये लोग बहुत दिन तक मिलकर के काम कर सकते हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये पहला क्वालिटी है। दूसरा बात है कि क्या इनोवेशन क्वेश्चन है इसमें, क्या IP फाइल कर सकते हैं ये लोग, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और थर्ड चीज़ जो है मार्केट ट्रैक्शन क्या है, कुछ रिसर्च किए हैं इन लोगों ने या सिर्फ एक आइडिया है, वैलिडेशन के बिना तो कुछ शुरू नहीं कर सकते। ये टॉप 3 क्राइटेरियन है जो मैं देखता हूँ यूजुअली स्टार्टअप्स में। ओके, थैंक यू सर। तो देखते रहिए आइडिया बाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच, स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5। आइडिया बाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।